डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ये समझाएं कि ये वजारत दाखिला जो है, ये पहले मोहसिन नकवी साहब चला रहे थे, अब उनके साथ 2.5 अदद लोग और ऐड कर दिए गए हैं। मकसद क्या है वजारत दाखिला को इस हद तक ओवरलोड करना विद मिनिस्टर्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मेरी नज़र में आप जब भी मिनिस्टर्स ऐड करते हैं तो उसकी वजह ये होती है कि एक नॉर्मली एक आदमी के ऊपर 3-3 4-4 मिनिस्ट्रीज होती हैं, तो आप उनको ऐड कर लेते हैं ताकि फॉर द सेक ऑफ गवर्नेंस एक आदमी के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े। लेकिन जब आप किसी एक महकमे के अंदर एक निकम्मे आदमी को डाल देते हैं तो फिर आपको उस निकम्मे आदमी को कॉम्पनसेट करने के लिए एक अच्छा आदमी डालना पड़ता है। लेकिन जब आपके पास सारे निकम्मे हो तो फिर आपको एक चीज को मैनेज करने के लिए 4 निकम्मों की या 5 निकम्मों की जरूरत होती है। तो दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस थिंग। अदरवाइज सिर्फ एक मतलब दो चीजों की मैं समझ सकता हूँ कि गुंजाइश बन सकती है। एक, आपका वजीर हो, दूसरा वजीर मुमलिकत हो जो यंग आदमी हो, पहली बार हो, जिसने कुछ सीखना हो फ्यूचर के लिए। तो मुझे अंडरस्टैंड करता हूं मैं, मतलब वहां तक मैं अंडरस्टैंड कर लूंगा। और वो भी आप अपनी अपनी यूथ को आगे लाने के लिए उनको एक एक्सपीरियंस देना चाहते हैं तो आप वो कर लें। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है, इनमें से 2-3 बंदे तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी के ही नहीं है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये किस बेसिस पे इनको कर रहे हैं। क्या इस वजह से कि ये सारे वो लोग थे जिन्होंने अपनी जो लॉयल्टी थी वो बदली थी? इन अदर वर्ड्स, इनको नॉन लॉयल लोग चाहिए? क्या ये वो सारे लोग थे जिनको ये करप्ट लोग कहते थे? क्या इनको सारे करप्ट लोग चाहिए? क्या जब ये कहते थे कि खासतौर पर परवेज खटक के रेफरेंस से कहते थे कि ये तो बीआरटी में इसने इतना किया, तो क्या ये उनको इसलिए रखा था कि इनको इस किस्म की एडवाइस दे कि चोरी कैसे होती है एंड सो फोर? सो आई डू नॉट अंडरस्टैंड। मैं ठीक। ऑनेस्टली, देखिए, एक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक होती है नेचुरल स्टुपिडिटी। ओके। इन लोगों की पार्टी में नेचुरल स्टुपिडिटी बहुत ज्यादा है। ओके। ओके। अच्छा, लेकिन अब डॉक्टर साहब, अगर एक तो ये पर्सपेक्टिव है, ठीक है आपका बिल्कुल, और ये लोग अक्सर लोग समझने से कासिर हैं कि इतना सब कुछ क्यों किया जा रहा है। कुछ तरफ से ये भी आ रहा है कि शायद मोहसिन नकवी साहब को पीसीबी की तरफ ही सिर्फ फोकस किया जाएगा, उनको इंटीरियर से हटा दिया जाएगा। बट दीज आर ऑल जो हम लोग देख रहे हैं इस वक्त बातचीत हो रही है। अगर मैं बात करूं परवेज खटक साहब की प्रिसाइसली तैनाती की, क्या ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर कोई सियासी हमले का प्लान है? क्योंकि सिर्फ कहा यह जा रहा है कि बानी के जो असर रसूख है उसको तोड़ने के लिए और पीटीआई के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की हदायत दी गई है। इसको आप किस पर्सपेक्टिव में फिर देखेंगे? देखिए, जो मुझे ये कोई परवेज खटक पहली बार पीटीआई के खिलाफ नहीं कर रहे। जब इन्होंने शुरू में पीटीआई को छोड़ा था, फॉर वट एवर रीजन आई आई फेल टू अंडरस्टैंड, लेकिन जब छोड़ा था इन्होंने एक पार्टी बनाई थी और इन्होंने बहुत बुलंद बुलंद और पता नहीं कौन कौन से किस किस्म के दावे किए थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वहां पे ये एक ऐसे अपने हलके में एक ऐसे शख्स से हार गए कि जिसको कोई जानता भी नहीं था, सिर्फ उसको एक बैकिंग थी इमरान खान की। अभी अगर ये दोबारा आ जाएंगे, मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या तीर मार लेंगे। अगर इन्होंने पहले तीर नहीं मारा, इलेक्शन से पहले तीर नहीं मारा, तो फिर आज ये क्या तीर मार लेंगे? आज तो वहां पे हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो आज क्या कर लेंगे? उस वक्त तो हुकूमत भी नहीं थी, और उस वक्त ये याद रखे उस हुकूमत ने जिस लिहाज से मौशी बहरान पैदा किया था, वहां पे टोटल 15 दिन की वहां पे इशू वो तनख्वाहें नहीं थी। आज 3 साल की हैं, प्लस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 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 केपी की गवर्नमेंट है, आज वो अपने जो लोन्स थे उनको रिटायर करने के लिए उन्होंने फंड्स कायम कर दिए ताकि वो ग्रेजुअली इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स सारे लोन्स रिटायर कर ले। मुझे बिल्कुल नहीं सही। समझ आती कि इनके दिमाग में क्या। मैं दोबारा कहता हूँ कि उस जगह पे अनफॉर्चुनेटली नेचुरल स्टुपिडिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, बददर्जा कमाल पाई जाती है। ओके। गवर्नर केपी का एक इल्ज़ाम है, फैसल करीम कुड्डी कह रही हैं कि पीटीआई खुश है कि खान साहब अंदर हैं, और अगर खान साहब बाहर आ जाएंगे तो उनकी जो दिहाड़ियां लगी हुई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ये किस पर्सपेक्टिव में वो कह रहे हैं, और आपके पास क्या इतलात हैं कोई ऐसी चीज़ें कि कौन से ऐसे पीटीआई के लोग हैं जो चाहते हैं कि बानी अंदर रहें
और बाहर ना आए, और अगर बाहर आ जाएंगे तो दिहाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी। कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो बड़ी ही, उन्होंने कहा मेरे पास एविडेंस भी है और मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूँ। देखिए, इस तरह है कि इन सारी चीजों में ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज होती है। आई डोंट नो कि इसको कोई प्रूफ कैसे करेगा, तो अगेन नेचुरल स्टुपिडिटी सामने आ रही है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये लोग अपनी, वो कि इंसान हर एक को ना अपने आईने में परखता है। इन लोगों के साथ जिस तरीके से इनके लीडर रहे हैं, वो अपने पुराने लीडरान की चीजों को यूज करके, अब्यूज करके आज तक यहाँ है। मैंने, देखिए, मैंने अपनी जिंदगी में मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री पाकिस्तान की देखता हूँ, आपको आसिफ अली जरदारी साहब जैसे बेतहाशा लीडर मिल जाएंगे कि जो कभी इस किस्म का है जिसने अपने बीवी को इस्तेमाल किया है या अपने ससुर के नाम को इस्तेमाल किया है, अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है लेकिन किसी के नाम को इस्तेमाल करके आगे चल रहे हैं। मुझे नवाज शरीफ साहब जैसे बहुत सारे मिल जाएंगे कि जो जेल में जाते साथ ही बीमार हो जाते हैं, अपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील करके 4-6 महीनों के अंदर अंदर बाहर चले जाते हैं, कभी ये करते कभी वो करते। मुझे आज तक इमरान खान जैसे कोई लीडर नजर नहीं आ रहा जो कि अपने स्टैंड में खड़ा हुआ है। वो टस से मस नहीं हो रहा, वो जाके जेल में हशाश बशाश है, बैठा हुआ है, पांव पे पांव रख के बैठा हुआ है, किताब पढ़ रहा है, वो कुरान का मुताला कर रहा है, वो वहां से पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान के मसले उनको उजागर कर रहा है, जो दुनिया के मसले उनको उजागर कर रहा है, जो इश्यूज है उनके ऊपर बात कर रहा है। वो दुनिया आज भी उसके जेल में होने के बावजूद भी उसको फॉलो कर रही है। मुझे आज तक इस किस्म का कोई लीडर पाकिस्तान की हिस्ट्री में नजर नहीं आया कि कौन था, कौन इस तरीके से इतना ज्यादा था। हाँ, मुझे ये जरूर मालूम है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने जेल में जरूर किया था, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो को उनके साथ वालों ने एक्चुअली उनको मरवाया था। इस वजह से पीपल्स पार्टी ये समझती है, या उनके वर्कर्स ये समझते हैं कि शायद पीटीआई वाले भी उसी तरीके से हो, क्योंकि जब पीपल्स पार्टी वाले जुल्फिकार अली भुट्टो अंदर हुए थे तो उस वक्त कोई पीपल्स पार्टी वाले कोई ज्यादा बाहर नहीं निकले थे। लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये पॉलिटिकल पार्टी जिसमें इसके बावजूद के खदशा था कि किस तरीके से ये जो गवर्नमेंट है वो हाई हैंडेडनेस के लिहाज से वर्कर्स के ऊपर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद हर दफा कॉल पे वर्कर्स निकले। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे भी वो पीछे अपने नहीं हो रहे, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे जरा ख्याल कि मुझे इस किस्म का कोई लीडर पाकिस्तान की रीसेंट या पास्ट हिस्ट्री में कोई मिलता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन जी। अब प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किए गिलानी साहब ने, एजाज चौधरी साहब के और ऑन अब्बास बप्पी साहब के। हमने देखा एजाज चौधरी साहब को हुकूमत पंजाब ने नहीं भेजना था, सुपरिटेंडेंट जेल ने नहीं उनको रिलीज़ किया और कल भी नहीं रिलीज़ किया। ऑन अब्बास बप्पी आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बेहतर है मैं वापस चला जाऊं, क्योंकि मेरे लिए ये एक वो चीज़, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस सारी सूरत में कि एजाज चौधरी जेल के अंदर और मैं वापस आया हूँ। क्या देख रही हैं आप, पीपल्स पार्टी का रोल इस पूरी सूरत में क्या देख रही हैं? देखिए, ये पीडीएम की हुकूमत में पीपल्स पार्टी का रोल एग्जैक्टली वही है जो पीएमएलएन का रोल है। ये दोनों टोटल एक कॉइन है, दो हिस्से हैं, दो मुख्तलिफ रूप से उनके। पीपल्स पार्टी उनको कंधा दे रही है कि आप हर गलत काम करें, उनके हर गलत आईनी या गैर आईनी बिल या जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उसमें इन्होंने 100% किरदार अदा किया। ये उनको दोषी नहीं ठहरा सकते, ये उनके साथ पूरे वो कहते हैं ना, पार्टनर इन क्राइम है। हाँ, इनके क्राइम करने का तरीका कुछ और है। रही बात ये कि ये जो दो आप बता रहे थे कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स थे, मेरी नजर में यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया था। उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए और जब उस पे नहीं किया तो उन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगा, और इस पे पीपल्स पार्टी वाले उनके खिलाफ ही रहे हैं। फिर मेरे ख्याल में कहीं जाके उनको समझाया बुझाएगा कि यार ये शायद तुम जो स्टैंड ले रहे हो ये गलत है, इस पे जो वो सही स्टैंड ले रहे हो उनको कहोगे यार ये मत करो। अब उसको फेस सेविंग करने के लिए उन्होंने सेनेटर ऑन को दोबारा गिरफ्तार करवाया है, और फिर जब उनके प्रोडक्शन ऑर्डर आए तो उनको बुलवा लिया। उनके साथ यूसुफ रजा गिलानी साहब भी आ गए, और उन्होंने इस चीज को एक प्रिविलेज कमेटी में डाल दिया। हालांकि प्रिविलेज कमेटी में तो मेरी चीजें जानी चाहिए। एक सेनेट का चेयरमैन जो कि आईनी तौर पे तीसरा या चौथा सबसे बड़ा वो ओहदा है पाकिस्तान का, उनका तो हुक्म होता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये किस लिहाज से, तो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू प्ले एक किस्म का एक ड्रामा बना रहे हैं
अवाम के सामने, बिल्कुल लेकिन सही। अंदर से ये सारे मिले ठीक, हुए हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम जी।